हेलो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया में एक सबसे बड़ी चुनौती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक पल के लिए सोचें, जब अलग अलग माइक्रो सर्विसेज को लगातार एक दूसरे से बात करनी हो, वहां एक बेहद रिलायबल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आज की इस चर्चा में हम RabbitMQ के आर्किटेक्चर से शुरू करके सीधा प्रोडक्शन रेडी क्लस्टर सेटअप तक का सफर तय करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए इस डीप डाइव में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मॉडर्न एप्लीकेशंस में आखिर माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कैसे करती हैं, वो भी बिना डेटा लूज किए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेटवर्क तो हमेशा अनरिलायबल होता है और सर्विसेज कभी भी अचानक फेल हो सकती हैं। अगर एक सर्विस डाउन हो गई तो उसके मैसेजेस कहाँ जाएंगे? हवा में तो गायब नहीं हो सकते। बस यहीं पर RabbitMQ जैसे पावरफुल मैसेज ब्रोकर्स एंट्री लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण का एजेंडा बड़ा सीधा सा है। पहले हम मैसेज ब्रोकर को एक पोस्ट ऑफिस की नज़रिए से समझेंगे, फिर एडवांस्ड राउटिंग और फेलियर्स को हैंडल करना देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आएगा, RabbitMQ बनाम अपाचे काफका, और आखिर में हाई अवेलेबिलिटी और एक लाइव प्रोडक्शन ब्रोकर को मैनेज करने की चेकलिस्ट पर बात होगी। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द मैसेज ब्रोकर पोस्ट ऑफिस। RabbitMQ का जो कोर फाउंडेशन है ना, वो AMQP 091 पर टिका है, यानी एडवांस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये एसेंशियली एक प्रोग्रामेबल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहाँ एप्लीकेशंस खुद तय करती हैं कि मैसेजेस को कैसे राउट करना है। ये काम ब्रोकर की किसी एडमिनिस्ट्रेटर पर नहीं छोड़ा जाता। ये शानदार प्रोटोकॉल कन्फर्मिंग क्लाइंट्स को मिडलवेयर ब्रोकर्स के साथ पूरी आज़ादी से कम्युनिकेट करने की ताकत देता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है एक पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल लेना। यहाँ एग्जैक्टली 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, प्रोड्यूसर अपना मैसेज एक्सचेंज को भेजता है, बिल्कुल किसी सेंडर की तरह। स्टेप 2, ये एक्सचेंज एक बड़ी सॉर्टिंग मशीन जैसा काम करता है और बाइंडिंग्स के रूल्स पढ़कर मैसेज को आगे राउट कर देता है। स्टेप 3 में मैसेज अपनी क्यू में जाकर वेट करता है, जो कि एक मेल बॉक्स की तरह है। और फाइनली स्टेप 4 में कंज्यूमर आता है और उस मेल बॉक्स से अपना मैसेज निकालकर प्रोसेस कर लेता है। कितना सिंपल है ना? अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है एडवांस्ड राउटिंग एंड डिलीवरी। ब्रोकर के अंदर एक्चुअली 4 अलग अलग तरह के एक्सचेंज होते हैं, जो किसी हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रैवल एजेंट या मेल सॉर्टर की तरह काम करते हैं। पहला है डायरेक्ट एक्सचेंज, जो एकदम एग्जैक्ट राउटिंग की मैच पर चलता है। दूसरा है फैन आउट एक्सचेंज। इसे एक वाइल्ड कॉपी मशीन समझ लीजिए, जो सारी कनेक्टेड क्यूज को मैसेज इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट कर देता है। तीसरा टॉपिक एक्सचेंज, ये एक स्मार्ट सॉर्टर है जो वाइल्ड कार्ड्स या पैटर्न मैचिंग यूज करता है। और चौथा है हेडर्स एक्सचेंज, जो लिफाफे के रंग की तरह मैसेज के हेडर्स और एट्रीब्यूट्स के हिसाब से मैसेजेस की सॉर्टिंग करता है। राउटिंग के बाद एक बहुत क्रिटिकल चीज आती है, मैसेज एक्नॉलेजमेंट्स और डिलीवरी गारंटीज। यहाँ 3 मेन कैटेगरीज हैं। एटमोस्ट वंस, जिसका मतलब है मैसेज या तो एक बार डिलीवर होगा या कभी नहीं। इसमें डेटा लॉस का रिस्क हमेशा रहता है। फिर आता है एटलीस्ट वंस, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ मैसेज कम से कम एक बार तो आएगा ही, और ये मैनुअल एक्नॉलेजमेंट्स पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। और आखिर में एग्जैक्टली वंस। ध्यान देने वाली बात यह है कि RabbitMQ अकेले ये नहीं दे सकता। इसके लिए स्पेशली एप्लीकेशन लेवल पर आइडम्पोटेंसी लॉजिक लिखना ही पड़ता है। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, हैंडलिंग डेड लेटर्स एंड फेलियर्स। क्योंकि जब सिस्टम बड़ा हो तो कुछ ना कुछ फेल तो जरूर होगा। जब कोई मैसेज फेल हो जाए या एक्सपायर हो जाए तो उसे साइलेंटली खोने से बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस लाइफ साइकिल पे गौर करते हैं। स्टेप 1, प्रोसेसिंग फेल हो गई। स्टेप 2, मैसेज रिजेक्ट कर दिया जाता है और रीक्यू को फॉल्स सेट कर दिया जाता है। इसके बाद स्टेप 3 में ये मैसेज यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधा डेड लेटर एक्सचेंज में चला जाता है, और वहाँ से स्टेप 4 में इसे सेफ रखने के लिए एक डेड लेटर क्यू में स्टोर कर लिया जाता है। ये डेड लेटर क्यूज सच में लाइफ सेवर्स होती हैं, जो साइलेंट डेटा लॉस को रोकती हैं। फेलियर्स को हैंडल करने का एक और काफ़ी एडवांस्ड तरीका है रीट्राई पैटर्न्स। हम टाइम टू लिव यानी TTL डिले सेट करके मल्टीपल क्यूज बना सकते हैं। मान लीजिए पहला डिले 10 सेकेंड्स का और दूसरा 60 सेकेंड्स का रखा गया है। इसे ही एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहते हैं। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सर्विस पहले ही फेल हो रही है, हम उसे तुरंत नए रीट्राइज भेजकर और ओवरवेल्म नहीं करते।
एक तरह से सिस्टम को थोड़ा सांस लेने का वक्त मिल जाता है। अब वक्त है सबसे मजेदार टॉपिक का, चौथा भाग, RabbitMQ वर्सेस Apache Kafka। इंडस्ट्री में इन दोनों का काफी लंबा डिस्कशन होता है, इसलिए इन्हें कंपेयर करना बेहद जरूरी है। RabbitMQ इसेंशियली एक स्मार्ट ब्रोकर विद डम कंज्यूमर्स अप्रोच फॉलो करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स राउटिंग हैंडल होती है और ये पुश और पुल दोनों मॉडल्स को इजीली सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अपाचे काफका का फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वो मानता है डम ब्रोकर विद स्मार्ट कंज्यूमर्स। काफका राउटिंग पर ध्यान नहीं देता, बल्कि हाई वॉल्यूम इवेंट स्ट्रीमिंग और लॉग स्टोरेज पर अपना पूरा फोकस रखता है, वो भी सिर्फ पुल ओनली मॉडल के जरिए। तो किसी भी सिस्टम आर्किटेक्ट को कब किसे चुनना चाहिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोर यूज केस टास्क क्यूज या पब सब का है, जहाँ मल्टी प्रोटोकॉल और एडवांस्ड राउटिंग चाहिए, तो RabbitMQ बिना सोचे बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर ज़रूरत मैसिव इवेंट स्ट्रीमिंग, लॉग एग्रीगेशन और रॉ थ्रूपुट की है, जहाँ सिर्फ TCP बेस्ड बाइनरी प्रोटोकॉल और की हैशिंग से काम चल जाए, वहाँ अपाचे काफका हमेशा बाजी मार लेता है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें भाग पर, हाई अवेलेबिलिटी एंड क्लस्टरिंग। अब ब्रोकर को प्रॉपरली स्केल करने की बारी है। अगर हम सिर्फ एक सिंगल नोड यूज कर रहे हैं, तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए RabbitMQ क्लस्टर बनाया जाता है। एक क्लस्टर बेसिकली नोड्स का एक ग्रुप होता है जो यूजर्स, क्यूज और अपना डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट आपस में शेयर करते हैं। जब मल्टीपल नोड्स एक ही Erlang कुकी का इस्तेमाल करके आपस में स्मूथली जुड़ते हैं, तो पूरे सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। क्लस्टरिंग करते वक्त कुछ बातें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर हाई अवेलेबिलिटी के लिए कम से कम 3 नोड्स का होना लाजमी है। कनेक्शंस को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसर्स लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि पुरानी क्लासिक मिरर्ड क्यूज अब ऑफिशियली डेप्रिकेट हो चुकी हैं। उनकी जगह ले ली है क्वोरम क्यूज ने। ये नए क्यूज राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिदम पर चलते हैं। इसका फायदा यह है कि डेटा हमेशा एकदम सेफ रहता है और स्प्लिट ब्रेन पार्टीशन जैसे खतरनाक इश्यूज से सिस्टम पूरी तरह बच जाता है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, मैनेजिंग द प्रोडक्शन ब्रोकर। जब सिस्टम को फाइनली एक लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाया जाता है, तो उसकी सुरक्षा और मॉनिटरिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। ये ऑपरेशनल चेकलिस्ट बहुत अहम है। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट गेस्ट यूज़र होता है, उसे तुरंत हटा दें। सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। फिर सभी कनेक्शंस पर TLS एन्क्रिप्शन लाजमी इनेबल करें। अलग-अलग एप्लीकेशंस को आपस में टकराने से रोकने के लिए वर्चुअल होस्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर लिमिट्स बढ़ा दें। और हाँ, प्रोमेथियस और ग्राफाना जैसे टूल्स से सिस्टम के मैट्रिक्स लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसी के साथ मेमोरी वाटरमार्क्स और डिस्क फ्री लिमिट्स को ढंग से कॉन्फ़िगर करना एक ऐसी ऑपरेशनल टेक्निक है जो सिस्टम को जिंदा रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। एक ऐसी सिचुएशन सोचें जहां अचानक से बहुत हेवी लोड आ जाए। इन लिमिट्स की वजह से RabbitMQ रिसोर्सेज खत्म होने से पहले ही पब्लिशर्स को ब्लॉक कर देता है। इस शानदार ट्रिक से सर्वर आउट ऑफ मेमोरी होकर क्रैश होने से बच जाता है और हमारा कीमती डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है। RabbitMQ की ऐसी समझदार राउटिंग कैपेबिलिटीज और अपाचे काफका की रॉ स्ट्रीमिंग पावर, इन दोनों में से किसी नए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे परफेक्ट फिट बैठेगा? सच कहूं तो जब स्केलेबिलिटी की ज़रूरतों और अपने डेटा पैटर्न्स पर गहराई से विचार किया जाएगा, तभी इसका एकदम सही जवाब मिल सकता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से RabbitMQ का पूरा आर्किटेक्चर, फेल सेफ्स और प्रोडक्शन सेटअप पूरी तरह से डीमिस्टिफाई हो गया होगा।